हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें मुख्य सेविका की वीडियोज डेली पड़ती हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और यूपी टेट का भी, यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी वीडियोज डेली डाला जाता है। ठीक है, तो आप अगर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और मुख्य सेविका का जो सिलेबस है वो अभी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का एग्ज़ाम करवाया है, उसके सिलेबस से मिलता जुलता है। तो मुझे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर एक बार देख लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है मुख्य सेविका की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बना रहा है वो तो वही आयोग बना रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ कलेक्शन लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। एएनएम के पेपर से भी कुछ है और कुछ मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, तो आज उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ अगर से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। हम सिलेबस पर डिस्कशन भी किए हैं, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोज़ है। सिलेबस को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, और अगर से आप नोट्स बना रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी उसी अकॉर्डिंग पढ़िएगा। नोट्स बनाइएगा तो 2 कॉपी बनाइएगा, एक सोशियोलॉजी का, एक होम साइंस का। तो अभी हम होम साइंस वाले जो टॉपिक हैं उसको कवर करवा रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं, उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मुख्य सेविका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएनएम के पेपर में आया हुआ है, एएनएम के पेपर के अनुसार। ठीक है, तो आज जो है, हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ साथ दे दें। ये जो मेरी वीडियोज हैं ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि नोट्स और पीडीएफ आपको पेड मिलेंगे। 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है। इतने का पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जैसे आप उस पर जाएंगे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। एएनएम का क्वेश्चन है, देखिए 77 क्वेश्चन क्या था। आंत और मूत्राशय, बाउल एंड ब्लैडर प्रतिरक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? आयु और मूत्राशय, बाउल एंड ब्लैडर प्रतिरक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? इसके लिए उपयुक्त आयु जो है कौन सी मानी जाती है इसके संरक्षण के लिए? तो 2 से 3 वर्ष की आयु जो होती है ये मूत्राशय के संरक्षण के लिए अच्छी आयु मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? बच्चे में शर्म और संदेह किस एज में पैदा हो जाता है? तो ये जो है एरिक्सन ने बताया है। ये एरिक्सन के एक थ्योरी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। ये आपके सिलेबस में भी चाइल्ड डेवलपमेंट, एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने थ्योरी दिया है। थ्योरी में ये बोले हैं कि जो पहला ऑप्शन जो है 1 से 3 ईयर्स तक, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 ईयर तक, तीसरा ऑप्शन है 6 से 12, चौथा ऑप्शन है 12 से 18। तो एरिक्सन ने बोला है जो 1 से 3 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उसमें शर्म आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उम्र में बच्चों में अहंकार का विकास होता है? बच्चे में अहंकार का विकास किस उम्र में होता है? ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से बच्चों का शारीरिक मानसिक ये विकास होता है, उसी तरह से अहंकार का सिद्धांत, अहंकार का जो सिद्धांत दिए थे, अहम का सिद्धांत, ये फ्रॉयड ने दिया था। मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। आप लोग अगर से बीटीसी या बीएड किए होंगे तो ये पढ़े होंगे फ्रॉयड की थ्योरी। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो ये बच्चों की एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे बच्चों में स्टार्टिंग से ही काम भावना आ जाती है, उसमें अहम की भावना आ जाती है। काम भावना का मतलब उसमें जैसे सेक्सुअलिटी आ जाती है और ये अहम की भावना आ जाती है। तो ये क्या बताए हैं? पहला ऑप्शन जो है 1 से 3 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 ईयर, तीसरा ऑप्शन है 6 to 12 ईयर, चौथा ऑप्शन है 12 to 18 ईयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी जो फ्रॉयड बताए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 6 ईयर तक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1 सेकेंड, हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो किस तरह से हमारे लाइफ का डिसाइडर बनता है, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य का डिसाइडर बनता है। जैसे अगर से हम डेली नहाते हैं तो वो डेली नहाने का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन है आनुवांशिकता, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन 4 है धूम्रपान, ऑप्शन 4 है धूम्रपान दिया है। तो इसमें आप बताइए व्यवहारिक यानी कि डेली लाइफ में कौन सा ऐसा काम करते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला है आनुवांशिकता, आप जानते हैं आनुवांशिकता ये हमको माता पिता से मिलता है, आनुवांशिकता हो ही नहीं सकता। एजुकेशन का मतलब शिक्षा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण ये भी नहीं हो सकता। धूम्रपान, अगर से हम धूम्रपान करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है धूम्रपान, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आप सभी जानते होंगे कि धूम्रपान के लिए मना किया जाता है कि आप धूम्रपान नहीं कीजिए, सबको मना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। स्वास्थ्य निर्धारण, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक यानी स्वास्थ्य हेल्थ डिसाइडर के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। पहला है अप्रभावी कानून व्यवस्था, बी है यातायात नियमों का पालन नहीं करना, सी है निरक्षरता, डी है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसमें जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसमें ऑप्शन नंबर डी निरक्षरता हो नहीं सकता, यातायात नियमों का पालन करना हो नहीं सकता, ये हमारे स्वास्थ्य का कैसे निर्धारक हो सकता है। अप्रभावी कानून व्यवस्था ये कैसे हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है। आप में भी इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल और नेशनल, जैसे WHO है और यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सारे आपके सिलेबस में भी है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में दिया है। वही क्वेश्चन इसमें भी पूछा है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो WHO का मुख्यालय, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। WHO का मुख्यालय भारत में कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। पहला दिया है गोबी FFF, दूसरा है ICDS, तीसरा है MCF केयर और चौथा है UNFPA। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको पढ़ाया जाएगा, ये कौन कराता है स्वास्थ्य की देखभाल कार्यक्रम, यूनिसेफ कौन चलाया है। तो गोबी FFF चलाया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। कौन सा संगठन जो है जो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो एजुकेशन भी आपके वो उसमें है। तो इसमें यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ लोगों की शिक्षा के लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है। यूनेस्को, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गैर संचारी रोग है। भारत में गैर संचारी का मतलब एक संक्रामक रोग होता है, तो गैर संक्रामक कौन सा है। पहला ऑप्शन है कुष्ठ रोग, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक, चौथा ऑप्शन है हैजा। तो कुष्ठ रोग जैसे जो सफ़ेद सफ़ेद दागे हो जाते हैं उसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो कुष्ठ रोग ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग आपके सिलेबस में भी है, मुख्य सेविका के सिलेबस में भी है, उसको आपको पढ़ना है। जीवाणुओं और विषाणुओं से कौन कौन से रोग फैलते हैं, कैसे क्या। तो कुष्ठ रोग जो है ये संक्रामक रोग है। ऑप्शन
सी जो है तपेदिक रोग, तपेदिक यानी कि टीबी। टीबी आप देखते होंगे जिसके टीबी हुई होती है, सब लोग मना करता है कि ये टीबी हुआ है मत जाइए उसके पास, तो ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी है हैजा। हैजा देखते हैं जब फैलता है तो पूरे गांव में हैजा फैल जाता है, इसको प्लेग भी, प्लेग टाइप का होता है हैजा, ठीक है। तो ये हैजा भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो गैर संचारिक है, यानी कि संक्रामक रोग नहीं है। ओके, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कल ही मैं पढ़ाई थी, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और उन्हें भोजन में से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? क्या दिया है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अब आप मेरे को बताइएगा, अमीनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल किसकी सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि सरलतम इकाई है? यू हैव ऑप्शन, आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ। कार्बन का, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज लवण का, किसका सबसे छोटी इकाई है? अमीनो अम्ल। तो हम आपको बताए थे अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। जब प्रोटीन टूटता है तो सब किस में टूटता है? तो अमीनो अम्ल में टूटता है। तो ये भी हम बताए थे, अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में आवश्यक होते हैं और अनावश्यक होते हैं। दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, आवश्यक और अनावश्यक। अब इसमें दिया है जिसका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है, जिसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अमीनो एसिड हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, अतिरिक्त अमीनो एसिड और परिधीय अमीनो एसिड। जिसका निर्माण, इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? जिसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है, जिसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है वो अनावश्यक कहते हैं। इसमें क्या दिया? जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, क्योंकि इसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। जबकि जिसकी आवश्यकता होती है उनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता और उन्हें हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी, किसी व्यक्ति में पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अल्प पोषित, ये हो नहीं क्योंकि उसके पूर्ण कमी है, उसमें अल्प पोषण में थोड़ा से पोषण रहेगा, अल्प पोषण इसमें दिया है पूर्ण कमी है, तो ये हो। और पहला ऑप्शन है अल्प पोषण, दूसरा ऑप्शन है अति पोषण, तीसरा ऑप्शन है संतुलित पोषण, चौथा ऑप्शन है विशिष्ट कमी। तो अल्प पोषण होगा नहीं क्योंकि इसमें दिया है पूर्ण, अति पोषण ये भी नहीं होगा, इसमें असंतुलित पोषण हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहते हैं? किसी पोषक तत्व की कमी, वही क्वेश्चन फिर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण का आहार है? तो हम आपको बताए थे कौन शरीर निर्माण का आहार है। देखिए भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? 6 बताए थे हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज तत्व। जिसमें प्रोटीन जो होता है ये बॉडी का निर्माण का काम करता है बॉडी में, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट ये हमको एनर्जी देते हैं। विटामिन क्या करता है? ये हमें रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हम में विकसित करता है। तो पहला इसमें है गया ऑप्शन ए जो है वो वसा है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी खनिज है, ऑप्शन 4 जो है प्रोटीन है। तो वसा जो हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, बॉडी निर्माण का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करते हैं? संरक्षी भोजन का मतलब प्रोटेक्टिव फूड इधर दिया है ना, तो वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? पहला दिया है मांसपेशियां बनाता है, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षा बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा देता है, चौथा ऑप्शन है शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है। तो जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम अपने से लाए हैं, विटामिन से रिलेटेड है और प्रोटीन वगैरह से भी रिलेटेड है। इसमें दिया है रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप मुझे बताइएगा रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है। विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का, विटामिन के का। ठीक, आप मुझे बताइए। विटामिन, इसमें रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का नाम है, जिसके कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होती है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, यानी कि रात में हमको नहीं दिखता है, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। 1 सेकेंड। हाँ, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है। विटामिन बी का नाम जो रासायनिक नाम है, वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, चूँकि विटामिन सी जो है वो खट्टा होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये थक्का नहीं जनता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड का थक्का नहीं बन जाता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन हम पढ़ा दिए हैं, आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, उसके रासायनिक नाम क्या है, उनके कमी से क्या होता है, तो वो जरूर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शरीर में कौन सा खनिज तत्व तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बताइए बॉडी में क्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हड्डी है हमारे बॉडी में, तो हड्डी में जो है कैल्शियम पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है शरीर में, कैल्शियम सबसे ज़्यादा, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का सरलतम रूप क्या है। अभी हम ऊपर बताए हैं प्रोटीन का जो सरलतम रूप होता है वो अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होगा, जबकि वसा का क्या होगा, वसा का ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, वसा का ग्लिसरॉल, कल ही हम ग्लिसरॉल पढ़ाए थे, तो वसा का ग्लिसरॉल होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन पे वीडियोस दे दी गई हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ऑस्टोमेलेशिया किसमें और किसके कमी से होता है, तो ऑस्टोमेलेशिया जो है ये वयस्क में होता है, बच्चों में नहीं, बूढ़ों में नहीं, ये वयस्क में होता है। और किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ऑस्टोमेलेशिया रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से किस में होता है, वयस्क में होता है, बच्चों में नहीं, बच्चों में रिकेटस रोग होता है, इसी की कमी से, विटामिन डी की कमी से ही बच्चों में रिकेटस रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, आप सब जानते हैं, हम बताए हैं कितनी बार विटामिन में कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल हैं, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।